statement. How it is working, I'll show you here. Create procedure, insert row. It is used for inserting a row. P dot table name. At runtime, you have to pass the table name. PID, P name, P region. 3 parameter we pass. Then we are defining a cursor ID, which is a integer value. Then a statement, which statement variable, which is contain your SQL statement. Next, the row added. It is showing you how many row you have to add. Now at runtime, we are passing insert into table name. We don't know in advance which name we have to give, but when we are calling a procedure, at that timing we are defining a table name. Then the values like CID, CNAME, RID, the values we have to pass. Next, we are defining a cursor ID, which is used to open a cursor. For opening a cursor, we are using a dbms underscore SQL dot open cursor. तो ये पहले आपका कर्सर ओपन करेगा, क्योंकि अगर आप मल्टीपल वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो इस समय पर आपका कर्सर का जरूरत होगा. तो जो एसक्यूएल डाटा आप पास करोगे वो क्या होगा ना, पर्ज होगा. पर्ज मतलब आपका सिंटैक्स चेकिंग होगा, करेक्ट फॉर्मेट में आप जो इंसर्ट अपडेट आप पास कर रहे हो ठीक फॉर्मेट में है कि नहीं, वो यहाँ पर पर्जिंग करेगा. पर्जिंग करेगा कहाँ पर ना, dbms SQL नेटिव कमांड. उसके बाद जो भी वेरिएबल आप डिफाइन किए हो, CID एंड PID, ये जो वेरिएबल आप डिफाइन किए हो, तो ये हम कर्सर आईडी के साथ एसोसिएट किए. CID दैट वी आर डिफाइनिंग वेयर, वी आर डिफाइनिंग फॉर कर्सर. कर्सर के लिए CID है, तो कर्सर में जो वैल्यू आएगा वो CID में जो कस्टमर आईडी है वहां से वैल्यू आकर P_ID में एसोसिएट होगा. C_name कर्सर नेम जो है वो P नेम में स्टोर होगा, जैसे कि पैरामीटर नेम में स्टोर होगा. कर्सर का जो आईडी है रीजन आईडी, वो आपका पैरामीटर रीजन आईडी में स्टोर होगा. ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो वैल्यू दिखाएगा, कितना वैल्यू आपका ऐड हुआ है, तो दिखाएगा v_row added. तो यहाँ पर रो आपका ऐड होगा. उसके बाद यहाँ पर क्लोज मेथड यूज किया गया. तो जितना भी आपका वैल्यू यहाँ पर ऐड होगा उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा. समझ में आया क्वेरी? एनी डाउट? सर ये कौन सी वैल्यू किस तरह से स्टोर हो रही है, एक बार दोबारा बता दीजिए फंक्शन में. जो आप ये बाइंड वेरिएबल वाला फंक्शन है dbms underscore SQL dot bind variable, बाइंड का मतलब क्या है? उसमें जो आपने पहले मैंने जो वैल्यू है वो कर्सर में स्टोर किया. कर्सर में क्यों स्टोर किया? जब आप मल्टीपल वैल्यू अगर आप पास करोगे तभी आपका कर्सर का जरूरत होगा. तो कर्सर वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया. ये हो गया आपका कर्सर का नाम. ओके, जो यहाँ पर VCURID डिफाइन किया गया, कर्सर आईडी. कर्सर आईडी में आपका वैल्यू बाइंड होगा, मतलब कर्सर से जो वैल्यू आएगा वो आपका पैरामीटर में पास किया जाएगा, PID में जाकर स्टोर होगा. फिर यहाँ पर कर्सर में जो वैल्यू आएगा P नेम में स्टोर होगा. कर्सर में जो रीजन आईडी है वो रीजन में जाकर स्टोर होगा. तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया गया. एग्जीक्यूट इंसर्ट रो. तो हम कंट्रीज टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे. टेबल का नाम हो गया कंट्रीज.
यहाँ पर एलबी रीजन नेम और रीजन आईडी, एलबी लेबानन और उसका रीजन का आईडी है 4। तो मैं कंट्रीज टेबल आपको शो कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फॉर्म कंट्री का ये दो चारों वैल्यू है स्टोर हो जाता है टेबल रीजन है। ओके, ये सारा वैल्यू हम इंसर्ट रो में यहाँ पर स्टोर करेंगे। यहाँ से और एक तो स्टेटमेंट में हम पास टेबल हम कंटेंट पास करें कर्सर वेरिएबल आईडी तो पैरामीटर में जो वैल्यू आप पास कर रहे हो कर्सर एसोसिएट उसमें एक वेरिएबल सीआईडी, सीआईडी में हम एसोसिएट किए पीआईडी, तो कंट्री का आईडी है। उसके बाद कंट्री का नेम सी नेम में स्टोर होगा, रीजन आरआईडी में स्टोर होगा। होने के बाद कर्सर में यहाँ पे लिख दिया डीबीएमएस अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट कर्सर आईडी को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टोर करेगा। उसके बाद कर्सर को क्लोज किया और यहाँ पर यहाँ पर आ गया एक रो ऐड हुआ, 2 रो ऐड हुआ यहाँ पर दिखाया। यस सर। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल टेबल इज क्रिएटेड। यहाँ पर मैंने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया। प्रोसीजर इज क्रिएटेड। यहाँ पर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ कंट्रीज टेबल।
यहाँ पर इंसर्ट हुआ, मैं चेक कर रहा हूँ वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं। बुलेट कार सॉन्ग, ऑलरेडी स्टोर है। आई एन इंडिया कोड ये राकेश बेगर ने ऑलरेडी है, तो फिर से यहाँ पर इंसर्ट, समझ में आया? दिस इज योर आउटपुट। यस सर। हमारा 6 चैप्टर खत्म हुआ। That is the end of your chapter 6. Then we start with the chapter 7. Chapter 7 is a design consideration for PLSQL code.
Standardizing constant and exception. Constant and exception are implemented using a bodiless package. So in a bodiless package, already we discussed that it is only declare, it is not having any kind of body, only specification, it can declare everything. The constant and exception are typically implementing in bodiless package. Standardizing helps to, it is helping you develop programs that are consistent. You can develop a program which is a consistent program, promote a higher degree of code reuse where you are reusing the code again and again, easy of code maintenance, implement company standard across the entire application. So you can create your application according to the company standard. Next, start with the standardization of one is exception name and constant definition. So whenever you are making your application, first you have to define the exception name, then you have to define the constant definition or constant variable name. Elaborately here discuss when several developers are writing their own exception handler in an application, there could be an inconsistency in handling the error situation. It's saying that some exceptions are there that the developer are giving that exception according to their application requirement. Okay, so आप कोई एक्सेप्शन डिफाइन कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी और एक एक्सेप्शन डिफाइन कर सकता है, बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू द PL/SQL एक्सेप्शन कन्वेंशन. PL/SQL का जो रूल्स है वो रूल का मुताबिक आप एक्सेप्शन डिफाइन नहीं करते हो. आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से आप एक्सेप्शन डिफाइन कर देते हो आपका प्रोग्राम में. ओके, unless certain standards are adhered to, the situation can become confusing because of the different approaches followed in handling the same error, or because of the display of the conflicting error message that confuses the user. Okay, so when suppose मैंने क्या किया, एक एक्सेप्शन का नाम दे दिया show error. तो शो एरर में जो मैं एक्सेप्शन डिफाइन किया, तो सपोज मेरा एम्प्लॉय टेबल में रिट्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं रिट्राइव नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको शो एरर दिखाएगा. तो आप और एक शो एरर एक्सेप्शन आप डिफाइन करोगे. सपोज मैं एडिशन कर रहा हूँ, अगर मेरा एडिशन सक्सेसफुल नहीं होता है, वो शो एरर बोल के एक एक्सेप्शन दिखाएगा. देखो मेरा एक्सेप्शन क्या है, मैं टेबल से अगर डाटा रिट्राइव कर रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो मैं शो एरर एक्सेप्शन डिफाइन किया. लेकिन दूसरा यूजर क्या किया, उसका एडिशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तभी वो शो एरर एक्सेप्शन डिफाइन किया. इसका मतलब क्या है ना, दिस शो एरर और द एक्सेप्शन दैट वी आर डिफाइनिंग, इट इज नॉट adhere to the exception naming convention. ओके, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे कि हम लिखते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पुट लाइन नहीं जो यूज करते हैं, और एक होता है SQL टू मेनी रोज एक्सेप्शन. मतलब अगर एक से ज्यादा आपका वैल्यू रिट्राइव हो रहा है सिलेक्ट स्टेटमेंट में और वेयर स्टेटमेंट में, तो ये आपको एरर दिखाएगा. एक स्टैंडर्ड है, मतलब इसके वजह से आपका ए एक्सेप्शन डिफाइन किया. लेकिन शो एरर जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये एक कंस्ट्रेंट एक्सेप्शन नहीं होता है. कोई भी यूजर अपने नाम में एक एक एक्सेप्शन वो डिफाइन कर सकता है.
To overcome this, you can implement the company standard that use a consistent approach to the error handling across the entire application. तो entire application में suppose आप 100 error एक exception define कर रहे हो, that means this 100 error exception is only applicable whenever you are retrieving the details from employee table. If you are failure, then in that part it is shows an error. Okay, और दूसरा कोई भी एरर हो 100 एरर को कॉल करने पर वो हैंडल नहीं होगा. Create predefined generic exception handler that produce consistency in the application. इसलिए आप एक जेनेरिक एक्सेप्शन डिफाइन करोगे. जेनेरिक एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जनरलाइज एक्सेप्शन मींस व्हिच इज हैंडल्ड all the type of exception. Write and call the program that produce the consistent error message. All good programming environment promote naming and coding standard. In PLSQL, a good place to start implementing naming and coding standards is a commonly used constant and exception that occur in the application rubric. Okay, all good programming environment promote the naming and coding standard. So, as a good programmer, आपका जो एक्सेप्शन जो स्टैंडर्ड है और जो वेरिएबल का स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है. जैसे कि आप कुछ वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, तो डोंट गिव द वेरिएबल नेम आज एक्स वाई जेड. तो और दूसरा जो यूजर है, आप अगर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज करोगे तो वहां पर भी एक्स वाई जेड करने से भी होगा. लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है. एक्स वाई जेड इज अ वेरिएबल, बट nobody can understand that what is the purpose of that एक्स वाई जेड. जैसे कि आपको स्टूडेंट का नेम, जैसे कि जो प्रीवियस प्रोग्राम में हम डिफाइन किया C_ID, रीजन के लिए R_ID, दैट मीन्स somehow R is representing for a region. ओके, तो इस तरह से आपका वेरिएबल आपका डिफाइन करना होगा जो कि एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेगा. All good programming environment promote the naming and coding standard. In PLSQL, a good place to start implementing naming and coding standard in the commonly used constant. The PLSQL package specification construct is an excellent component to support the standardization. जो पैकेज में हम जो स्पेसिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज रूल यहाँ पर यूज करेंगे. बिकॉज ऑल आइडेंटिफायर declare in the package specification are public, so they are visible to the subprogram that are developed by the owner of the package, and all code which execute write to the package specification. Package specification में जो executor rights होता है, जो पैकेज को जो execute करेगा उसका भी rights वहां पर रहेगा. समझ में आया है बात? Standardizing exception. Create a standardized error handling package that include all named and programmer defined exception to be used in application. तो जो exception है आप कहाँ पर define करोगे? So it is the better way if you want to define a standardized exception. At the time of creating package specification, you have to define. Create or replace package error package is
मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम डिफाइन कर दिया, E_FA एरर एक्सेप्शन, E_sequency NBR एरर एक्सेप्शन। देन कुछ प्राग्मा एक्सेप्शन डिफाइन किया। प्राग्मा एक्सेप्शन मतलब ये जो एक्सेप्शन आप डिफाइन कर रहे हो उसका एक नंबर ही मैंने दे दिया, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो अगर आप एक्सेप्शन इस तरह से कोई एक्सेप्शन आता है तो ये जो एरर कोड है ये एरर कोड आपको शो करेगा। यूजर डिफाइन। जैसे कि इन द एग्जांपल इन द स्लाइड, the error package is a standardized exception package. It declares a set of programmer defined exception and identifier. Because many of the Oracle database contain the predefined exception and do not have identifying the name. Okay, so we are defining begin delete from department, where department ID equals to department number. Okay, तो department table में अगर कोई information में delete करता हूँ, then it is showing you exception error package E_FA error। क्योंकि अगर आपका जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो, if there is a situation for primary key and foreign key option, so at that timing if you want to delete, मतलब अगर प्राइमरी की से वैल्यू डिलीट नहीं हुआ, आप फॉरेन डिलीट कर रहे हो, प्राइमरी की का वैल्यू डिलीट कर रहे हो, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर टेबल, तो वहां पर आपका एरर आएगा। In the next class we move ahead, यहाँ से आपको पढ़ाएंगे स्टैंडर्डाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आपका डिफाइन हो गया और एक्सेप्शन आपका कैसे हैंडल होगा, ये हम कल पढ़ेंगे।